बहुत मुश्किल चीजें नहीं आएंगी, बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर पेपर होगा, है ना। तो that, मतलब सिंपल मॉड्यूल की बेसिक थ्योरी और एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट होगा। उसके लिए आपको ऐसा पैनिक मत हो, है ना, वो आप सब कर लोगे क्वेश्चंस, है ना। बाद में जब मुश्किल आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी तो मतलब बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट के ऊपर है, उसमें कैलकुलस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने मैथ्स में पढ़ा है ना आपको, कैलकुलस फैक्टर, वो सब चीजें नहीं आएंगी। सिंपल मोशन जो एनसीईआरटी लेवल पे दिया हुआ है ना, वही आपसे पूछेगा। स्टिक टू द एनसीईआरटी सिलेबस, वो अभी है। बाद में जब आपका कोई माइनर टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें डिफरेंट चीजें, पीडब्ल्यूडी सर आज नॉर्मली प्रैक्टिस करवाओगे फिर? नहीं, जरूरत नहीं है बेटा उसकी। मतलब कोई जरूरत होती है तो मैं जरूर करवाऊँ, लेकिन आप सिंपल उसको कर लोगे ना, अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे लेक्चर को, तो आपसे वैसे ही सॉल्व होगा। तो मैं जरूर करूँगा इस टेस्ट के लिए, जरूरी नहीं। जब भी किसी टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी कि मुझे रिवाइज करवाना चाहिए, मैं जरूर करूँगा। तो ये बड़ा एलिमेंट्री लेवल का टेस्ट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है ना, इतना ज्यादा ऐसा नहीं होगा। बाकी आप सारे बाकी सब्जेक्ट भी करना, सिर्फ ऐसा नहीं फिजिक्स ही करना, है ना, क्योंकि आप केमिस्ट्री भी आएगी उसमें, बायो भी आएगी, बाकियों पे ही फोकस करो। आप फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे फोकस करो, एनसीईआरटी लेवल है मॉड्यूल की, बाकी कोई बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं होंगी, क्योंकि क्लास में तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, है ना, क्लास में तो सर खैर बहुत डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जो भी जस्ट आपका जो सिलेबस है ना एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बाद में पेपर लेंगे हम, वेक्टर आएगा। ओके सर। उसके लिए फिर फिजिक्स का सिर्फ एक्सक्लूसिव पेपर होगा, थोड़ा सर मुश्किल व्हाट आएगा। अबाउट वेक्टर? सर वेक्टर? वेक्टर भी नहीं है, वेक्टर भी कम नहीं आएगा, और सिर्फ मोशन वेक्टर और कैलकुलस तो मैंने बता दिया था, क्योंकि कई एनटीएससी के क्वेश्चन में वो यूज हो जाता है So means ना। mainly वो 3 equations of motion ही आएंगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, बेसिक डेफिनेशंस, ग्राफ, थोड़े बहुत, यही सब चीजें, है ना, और कुछ बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कोई उसमें क्वेश्चंस में नहीं। बाद में जो फिजिक्स का सिर्फ पेपर जो फिजिक्स का ही होगा ना खाली 1 आवर्स का, उसमें फिर थोड़े से कैलकुलस वेक्टर सब कुछ है। चलो, तो मेरे ख्याल से आज जो हमें पढ़ना है ना लॉज ऑफ मोशन में, वी हैव टू स्टडी अबाउट द एपरेंट वेव्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर भी बनाया, यू हैव टू स्टडी द एपरेंट वेव्स। हाँ, एक्चुअली में जो वेइंग मशीन होती है ना, कि जब भी हम बात करेंगे कि वेट मेजरमेंट की मशीन क्या मेजर करती है, एक्चुअली वेट मेजरमेंट करने वाली जो मशीन होती है ना, वो नॉर्मल फोर्स, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है उसकी, आपकी नॉर्मल फोर्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखेंगे कि कोई भी अगर वेट मेजरमेंट करने की मशीन है, हाँ, उसको हम बोलते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन मेजर्स, राइट, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, है ना। वेइंग मशीन वेट को तो मेजर करती है, लेकिन प्राइमरी उसका जो काम होता है वो क्या है, करती है नॉर्मल फोर्स, कि भाई कोई भी ब्लॉक या बॉडी या जो वेइंग मशीन के बीच में नॉर्मल फोर्स है उसको क्या करते हैं, जैसे आपकी मेजर करते हैं। लेकिन चूंकि आप देखो, जैसे कोई भी इस तरह से वेइंग मशीन अगर बना हुआ है ना, आपने क्या किया, इस वेइंग मशीन के ऊपर आपने इस तरह से कोई ब्लॉक रख दिया, है ना, एम मास का आपने ब्लॉक रख दिया, है ना। तो आपको क्या, जब मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें दो फोर्सेस होंगे, एक तो वेट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल फोर्स। तो इसमें दो फोर्स होंगे, एक तो वेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल फोर्स। और आपको हो रहा है ये जो ब्लॉक है रेस्ट पे है ना, तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो n माइनस एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0, हाँ, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है, 0 की। तो n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वेट।
हाँ, तो वेइंग मशीन वैसे वो नॉर्मल फोर्स मेजर करता है, इंडिकेटर जो है ना वो क्या मेजर करता है, नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो नॉर्मल फोर्स बॉडी के वेट की क्या होती है, इक्वल होती है। हाँ, कि बॉडी के वेट की क्या होती है, आपके इक्वल होती है। तो इंडायरेक्टली वो किसको मेजर करता है, वेट को ही मेजर करता है। वही थ्योरी से नॉर्मल फोर्स और वेट सेम है। तो नॉर्मली वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, हम बोलते हैं वेट मेजर करता है ना। जैसे मैंने बोला मास की वैल्यू सपोज आपकी 10 kg है ना, तो जो नॉर्मल फोर्स इस केस में हो जाएगा वो आपका 100 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो वेइंग मशीन का नॉर्मल फोर्स अगर 100 न्यूटन है तो इस ब्लॉक का वेट भी जो होगा वो 100 न्यूटन ही होगा, अगर ये चीज रेस्ट पे। प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है जब किसी केस में ये वेइंग मशीन रेस्ट पे ना हो, तो फिर वेइंग मशीन की रीडिंग और वेट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। उसी को हम एपरेंट वेट बोलते हैं कि जब ये रेस्ट पे नहीं हुआ, एक्सलेट हो रही होगी, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। उस टाइम वेइंग मशीन की रीडिंग और जो वेट है बॉडी का वो डिफरेंट हो जाता है। जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है उस केस में उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका एपरेंट। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लिफ्ट किसके केसेस ले लेते हैं, भाई कोई भी लिफ्ट के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फर्स्ट केस में मैंने ऐसा बोला तो आपके फिगर में ही बना हुआ कि 1 बाय 1 अगर हम देखें ना कि भाई इस केस में लिफ्ट वाले केसेस अगर हम देखें हैं तो जो सबसे पहला केस में लिखूंगा ये चीज ध्यान रखना कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल फोर्स है ना। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसकी रीडिंग किसके इक्वल होगी, इसके आपकी वेट। तो अगर मैं कुछ केसेस देखूं लिफ्ट के जिसमें हम एपरेंट वेट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला केस मैं ये ले सकता हूँ, ये कोई लिफ्ट है ना, और इस लिफ्ट में ये कोई वेइंग मशीन है ना, और वेइंग मशीन के ऊपर आपने कोई ब्लॉक ऐसा एम मास का है ना। तो पहले केस में बोलता हूँ कि लिफ्ट रेस्ट पे है, तो ऑब्वियस बात है अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगी, फर्स्ट केस में ऐसा लेते हैं कि लिफ्ट बेसिकली मूव नहीं कर रही है, ये आपका लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट पे है तो आपको वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेगा। और अगर रेस्ट पे है तो एम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी। हाँ, तो जो नॉर्मल होता है फोर्स होता है ना, इसी को कई बार हम एपरेंट वेट भी बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होती है वी कॉल इट एज एपरेंट वेट, है ना, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स पे मेजर करता है। तो इस केस में देखो अगर ये रेस्ट पे होगा तो एन और एम जी इक्वल होंगे, तो एपरेंट वेट और सिंपल नॉर्मल वेट क्या होगा, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड केस में लेता हूँ कि फर्स्ट केस में तो लिफ्ट रेस्ट पे है ना, सेकंड केस में ऐसे लेते हैं कि लिफ्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है ना, कैसे मूव कर रही है, जैसे कि आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से है ना, v से ऊपर जा रही है। और इसमें भी सेम चीज है कि ये आपका वेइंग मशीन है और इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया, तो इसकी रीडिंग हम निकालना चाहते हैं। एम जी और एन लग गया, तो आपको पता है फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी सेम चीज होती है, क्योंकि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो भी एक्सेलेरेशन उसका जीरो होगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी एक्सेलेरेशन जीरो, और अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो इस केस में भी एन किसके इक्वल हो जाएगा, वेट, है ना। तो मतलब फिजिक्स में आप ध्यान रखना कि रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी में फोर्स के टर्म में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, दोनों केस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होगी और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट में। सेपरेट वेट और वेट क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर मैं कोई और केस ले लूं कि इसमें कोई एक्सटेंशन हो रहा है अपवर्ड, जैसे आपकी लेफ्ट है, यहाँ पे आपकी वेइंग मशीन ऐसे रखी हुई है ना, इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया एम मास का, और ये पूरी की पूरी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेशन से जा रही है ना। तो सिंपल से ये वाला केस हो गया एक्सलेटेड अपवर्ड, एक्सलेटेड अप, कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, जैसे आपके एक्सलेट हो रही है। तो अब देखो इस केस में हम ऐसा नहीं हो सकते कि नॉर्मल और वेट सेम होंगे। अब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेट नीचे लग जाएगा एंड नॉर्मल ऊपर होगा, और चूंकि ये पूरी चीज ऊपर जा रही है तो एन और एम जी इक्वल नहीं होगा। एन और एम जी तो तभी इक्वल होते हैं जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो होती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। mg plus ma. हाँ, तो नेट फोर्स हो जाएगा एन ऊपर
mg नीचे, नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस एम। नेट फोर्स की वैल्यू n ऊपर है, mg नीचे, नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू। तो यहां से जो नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल आएगा, तो ये आपका हो जाएगा mg प्लस है ना, मतलब एपरेंट वेट वेट से ज्यादा हो जाएगा, है ना, कि जो वेइंग मशीन की रीडिंग है ना, सपोज एक पर्सन अगर कोई 60 kg का है तो हो सकता है कि उसको 70 kg का शो कर रहा हो, mg में ma क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि इस केस में जो ये नॉर्मल है इसी को हम बोलते हैं एपरेंट। ये जो मशीन रीड करेगी वो ट्रू वेट रीड नहीं करेगी, बल्कि उसकी रीडिंग जो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। और इस केस में जो एपरेंट वेट होगा दिस विल बी मोर देन, हाँ, कोई पर्सन अगर 60 kg का है उसका अपने वेइंग मशीन में हो सकता है कि वेट उसको 70 kg का, जब भी कोई लिफ्ट एक स्टेशन से अपवर्ड मूव करे। तो अगर रेस्ट एंड कांस्टेंट लॉसेस है तो नॉर्मल एमजी के इक्वल होगा, लेकिन अगर ये ए से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल की वैल्यू एमजी से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्चुअली में किसके इक्वल हो जाएगी, एमजी प्लस एम। इसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि ये एक्सलेटेड डाउनवर्ड हो जाए, ये आपकी लेफ्ट है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका कोई वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन में इस तरह से कोई ब्लॉक रखा है और ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो जाए। सर mg माइनस m में हो जाएगा। mg माइनस ma। एक्सलेट डाउन हो गया। जब एक्सलेट डाउन हो गया तो सेम आप फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करेंगे, भाई वेट नीचे जाएगा, एन ऊपर लगेगा। तो आपको पता है एक्सलेशन वाले फोर्स को हम पहले लिखते हैं, जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो mg माइनस m इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से n की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी mg माइनस m, मतलब वेइंग मशीन आपकी कम रीडिंग शो करेगी। अगर आप 60 kg के हो सकता है कि 50 kg का शो, जब ये एक्सलेट क्या होगा, जैसे आपका डाउनवर्ड हो जाए। इस केस में n की वैल्यू जो होगी ना वो लेस देन mg होगी, apparent weight is less than the true weight of the body, है ना। तो चार केस हो गए, रेस्ट, कांस्टेंट लॉस की, एक्सलेटेड अप, एक्सलेटेड डाउन। अगर लिफ्ट का केबल का वायर टूट गया, एक्चुअली में किसी भी लिफ्ट में क्या होता है ना, केबल लगी होती है, तो उससे वो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो केबल का जो केबल थी वो अगर टूट गई तब तो उसका फ्री फॉल होगा। यस सर। केबल से टूटे तो उस केस में क्या होगा कि आपका फ्री फॉल होगा। तो फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, थर्ड केस ये हो गया, फोर्थ केस ये हो गया। तो फिफ्थ केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि लिफ्ट का अगर वायर टूट गया तो ये फ्री फॉल स्टेट में आ जाएगी, या अब जो इसका एक्सटेंशन होगा होगा तो डाउनवर्ड, लेकिन ये एक्सटेंशन जो होगा वो किसकी हो जाएगा, जी की। जब तक केबल लगा हुआ है एक्सटेंशन की वैल्यू जी से कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जैसे केबल टूट गया तो एक्सटेंशन की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आपकी जी हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है इस केस में आप देखो रीडिंग क्या हो जाएगी, ये अगर m है, यहाँ पे अगर mg लग रहा है और यहाँ पे n लग रहा है, तो अगर a की वैल्यू g के इक्वल है तो वही थर्ड केस हो गया ना। फोर्थ केस n इक्वल टू अभी आपने बोला mg माइनस m है, और अगर इस a की वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी तो n की वैल्यू 0 होगी, मतलब वेटलेसनेस हो जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब रीडिंग शो कर रहा होगा कि कोई वेट नहीं है। तो जब भी कोई चीज एयर में होती है, फ्लाइट में होती है ना, फ्री फॉल स्टेट में, तो वेटलेस होती है। तो इसी चीज को हम बोलेंगे, इस केस में अपरेंट वेट विल बी 0। इसी चीज को हम बोलते हैं वेटलेस, है ना। एक्चुअली में बॉडी का वेट है, लेकिन जो कि नॉर्मल प्रेस करता है ना उसी को तो रीड करता है, तो एक्चुअली में ब्लॉक इसको प्रेस ही नहीं करता। प्रेस नहीं कर रहा होगा तो रीडिंग क्या शो कर रहा होगा, आपका 0। तो जब भी कोई चीज प्रोजेक्टाइल होती है या मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है, फ्री फॉल स्टेट में होती है, तो उसका उसमें वेटलेस स्टेट में होती है, उसका अपरेंट वेट की वैल्यू क्या होती है, जैसे आपकी 0। तो ये आपके 5 केसेस होते हैं, है ना। बाय रेस्ट, नॉर्मल वेट के इक्वल, कांस्टेंट वेलोसिटी नॉर्मल वेट के इक्वल, एक्सलेटेड अपवर्ड नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है, और फोर्थ, है ना, एक्सलेशन डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल वेट से कम होगा। और फिर जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, है ना। फ्री फॉल जब होगा तो उस केस में अपरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी आपकी 0, राइट। तो ये आपके केसेस होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, राइट।
तो इसी के क्वेश्चंस में आपको दूंगा, जिसको कि आप सिंपल सा इसी कंसेप्ट को यूज करके क्या करोगे, सॉल्व। राइट, थोड़ा लिख लो आप इसे। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। इसके और कुछ स्प्रिंग के क्वेश्चंस, आज हम एपरेंट वेट और स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व। या हाँ, सही बोल रहे होते आप। ओके सार्थक, है ना, वो ग्रुप में भेजेंगे, कल भेजेंगे संडे के दिन। आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग जो आती है ना संडे को आती है। मतलब वैसे लोड तो मैं कर देता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग संडे, तो लिंक शेयर जो होता है संडे को होता है। क्या आप करेंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो। बेस्ड ऑन द apparent weight, apparent weight, स्प्रिंग एंड एक दो स्पेशल कंसेप्ट और भी। हाँ, you can go for this question. ए बी सी डी सारे पार्ट करने हैं। सर इसमें जी को 10 दे देना। हाँ जी 10, जब तक दिया नहीं है यू कैन टेक जी एज ए 10, यू कैन टेक जी एज ए 10। और रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन न्यूटन में आप बताया करो। सही है, सारे पार्ट का एक साथ भेजो बेटा, स्प्लिट करके मत भेजो। ए बी सी डी चारों पार्ट का एक साथ आंसर भेजो, नहीं तो मुझे चेक करने में मुश्किल होगी। सारे पार्ट का एबीसीडी चेक करके एक साथ भेजो। ए का ये आंसर है, बी का ये आंसर है, सी का आंसर है, डी का आंसर है। सही है, ठीक आंसर भेज रहे हो आप लोग सारे। सही है, कुछ आपका आंसर सही है। अमन गुप्ता आपका आंसर सही है। अंकित सही है। प्रणय सही है आपका आंसर। संस्कृति सही है। सही है, काफी लोगों के आंसर सही है, मैं बता देता हूँ, है ना। कुछ नहीं, इसमें तो सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ा है ना, कि भाई जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगी तो एन की वैल्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका था 70 इंटू 10। फर्स्ट पार्ट का आंसर 700,
फर्स्ट केस में वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी 700 न्यूटन। ए पार्ट का आंसर ये आ गया। तो बी पार्ट का आंसर तो उसमें एक्सप्रेशन डाउनवर्ड है ना। तो बी पार्ट का जो आंसर होगा वो ये वाला केस हो जाएगा mg माइनस एम ए। mg तो 700 है माइनस एम ए 70 है, ए की वैल्यू 5 है। तो सेकंड केस में आंसर आपका आ जाएगा 350 न्यूटन, है ना। आपको था सी पार्ट में ये वाला केस आ गया जिसमें अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, है ना। अपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। mg तो 700 है ना, और ये आपका 350 आ गया, ये आपको 150 है ना। तो सी पार्ट में अपरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रीडिंग ज्यादा शो करेगा। और जो डी पार्ट है वो फ्री फॉल स्टेट, भाई केबल का वायर टूट गया और अगर ये फ्री फॉल हो रही है तो इस केस में जो रीडिंग होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। डी केस में रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0 है ना। तो ये जस्ट अपरेंट वेट का कंसेप्ट है, जिसमें कि हम जस्ट नेट फोर्स इक्वल टू एमएस लिखा सकते हैं। भाई देखो लॉज ऑफ मोशन में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें दो ही चीज तो है, या तो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो ये सारे केसेस होंगे, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। एन और एमजी बैलेंस करेंगे, बस दो केस। या अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई चीज एक्सपेक्ट हो रही है, तो नेट फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही दो लाइन का कंसेप्ट पूरे एलएलएम में हम क्या कर रहे हैं, इसकी आपको यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये अब सिंगल क्वेश्चन है तो इसका फटाफट आप आंसर दीजिए। काफी लोगों के आंसर सही थे, है ना, सही बता रहे हो, सही आंसर थे। उदिता का भी सही था, युग शर्मा सही था, खुशी और आंसर वाज करेक्ट, है ना। अंकित का सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप देखो जरा। You can go for this question. प्रणव सही है आपका आंसर, योग सही है, अक्षर सही है आपका आंसर, कुछ सही है, मिश्मी सही है, मयंक सही है, अमन सही है, सही है, खुशी और आंसर इज करेक्ट, सही बोला आपने। अंकित वर्मा आंसर करेक्ट है आपका, सही है, काफी लोग सही भेज रहे हैं। ठीक है, मैं आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं बोला, जब ऊपर जाना था तो ऊपर जाना होगा तो अपरेंट वेट कितना होता है, अपरेंट वेट होता है ऊपर जाने में mg प्लस एन, और जब नीचे जाती है लिफ्ट तो mg माइनस एन। तो इन दोनों का रेशियो इसने 2:1 बोला, ठीक बोला हुआ है। अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम एक्सेशन में अपवर्ड में अपरेंट वेट इतना होता है, डाउनवर्ड में अपरेंट वेट इतना होता है, इसका रेशियो 2:1 है। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो g/3 आ जाएगा,
हाँ, जी की वैल्यू अगर हम 10 पुट कर दें, ये आपका 3.33 मीटर पर सेकंड मीन्स ये ऑप्शन में इसका करेक्ट सही है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए जो होगा, अनन्या सिंह सही आपका आंसर, ऑप्शन ए सही होगा। ये होता है एपरेंट वेट का कंसेप्ट। एक आप ये ना स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कर लो, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग अटैच्ड। मैं एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, अमन गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सात्विक गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। बहुत सारे आंसर आ गए। पराक्रम आदित्य सही है आपका आंसर। युग शर्मा, आपका आंसर सही है। निलय, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ खुशी, योर आंसर इज करेक्ट।
मोनिका गुलेरिया, और आंसर इज करेक्ट। अक्षत गुप्ता, और आंसर इज करेक्ट। सही, काफी लोगों के सही आंसर आ गए हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या है, ये बोल रहा है कि 115 kg ब्लॉक है, दूसरा 30 kg ब्लॉक है, 210 से इसको हम मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 210 से मूव कर रहे हैं तो दिस इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप इसको मूव करोगे ना तो ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा, इलॉन्गेशन हो जाएगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा, हो सकता है जो पहले नेचुरल लेंथ L0 था, अब इसका नेचुरल लेंथ हो जाएगा L0 प्लस। तो आपने पढ़ा था कि स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, kx होती है। तो आपको पता है ये जो kx है ना, इसको kx से तो आगे ले जा रहा है, भाई स्प्रिंग फोर्स kx से इसको आगे एक्सटेंड कर रहा है ना। kx से तो उसको आगे ले जा रहा है, और कोई तो फोर्स है ही नहीं, 210 तो हम यहाँ पे, तो इसको आगे ले जाने वाला फोर्स kx ही है। तो अगर यहाँ पे kx ऐसे लग रहा है ना, तो इस 10 kg 30 kg में kx उल्टा लग जाएगा। स्प्रिंग के दोनों एंड में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है कि भाई इसको एक्सटेंड करने वाला फोर्स तो kx ही है, जो कि इसको 6 से एक्सटेंड कर रहा है। तो इस पे kx अगर ऐसे लग रहा है, 30 पे kx अपोजिट लग रहा है ना। तो मुझे अगर इसका एक्सेशन 6 है तो इसका एक्सेशन क्या होगा। तो मैं दोनों ब्लॉक के लिए ना मैं यूज कर लूंगा ये फॉर्मूला, नेट फोर्स इक्वल टू एम। यही फॉर्मूला होता है, और कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम पहले मैं यूज करूंगा 15 kg के लिए। पहले मैं किस पे यूज करूंगा, 15 kg के लिए। तो अब देखो 15 kg में नेट फोर्स kx से तो होगा, और कोई फोर्स तो है ही नहीं, बाकी सारे फोर्स तो वर्टिकल। 15 into 6 के बराबर है। kx इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो इसका मास 15 हो गया और एक्सेलेरेशन आपको 6 दिया ही हुआ है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा इस केस में 90 न्यूटन होगा। अगर इसका एक्सेलेरेशन 6 है तो स्प्रिंग फोर्स से तो इसको एक्सलेट कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलेरेशन 90। अब इसके बाद हम करते हैं, हाँ बताओ क्या चीज बेटा। What is kx? kx बेटा आप अपने देखो लेक्चर मिस करते हो ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। मैं फिजिक्स का ये रूल होता है कि हर लेक्चर अटेंड करना होता है ना। इसमें जहां आप मिस करोगे, कितना भी आपने पढ़ा हुआ है, सब गड़बड़ हो जाएगा। kx is known as a spring force, spring force। आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपने नहीं भी किया हुआ है तो। लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट जो क्लास है 9th वाले में, उसकी रिकॉर्डिंग इस बार देखिए। द स्प्रिंग फोर्स, इसमें x2 होता है वो एलोंगेशन होता है, k जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसको स्प्रिंग फोर्स पे लेते हैं, kx को नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 90। अब मैं इसको लेता हूँ 30 kg को, इसको मैंने सिस्टम ले लिया 30 kg। तो अगर वो 30 kg में दो फोर्स लग रहे हैं, 210 और पीछे के, तो इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 210 माइनस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 30 हो गया और एक्सेलरेशन तो मुझे इसका निकालना है, क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगी है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अगर इसकी बजाय कोई स्प्रिंग लगी होती, रोप लगी होती, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम। अब इसमें kx की वैल्यू पुट कर दो 90। जैसे kx की वैल्यू 90 पुट करेंगे, यहाँ से 30 a इक्वल टू जो होगा तो कितना देगा, देखो 120 देगा। यस तो एक सर, की एक ही वैल्यू वैल्यू। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो डी है। तो इस तरह से करते हैं हम, स्प्रिंग के जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। और मैंने एक चीज लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से डाउट में बता दी थी, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल फोर्स, वैसे जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, एक वर्ड हम यूज करेंगे स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा बेटा, स्प्रिंग बैलेंस रीड टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस से स्प्रिंग लगी है उसमें टेंशन को मेजर करता है। क्या वो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स तो सही नहीं होते हैं। जैसे आपसे कोई बोला कि स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो स्प्रिंग में टेंशन स्प्रिंग फोर्स की होती है ना। तो टेंशन के स्प्रिंग फोर्स पे मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। मैंने बताया था कि जैसे आपका कोई आ गया ना,
कि यहाँ पे अगर आपने बोला कि जैसे यहाँ पे कोई इस तरह से आपने किसी स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस में इंटरनल कुछ मैकेनिज्म में स्प्रिंग होती है, इससे आपने वेट हैंड, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस? तो हम बोलेंगे अगर इक्विलिब्रियम में है वेट नीचे लगेगा, टी ऊपर लगेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो टी की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, तो इसे टी को ये मेजर करता है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी mg के इक्वल होगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब रेस्पिरेट, मान लो स्प्रिंग बैलेंस को किसी लिफ्ट में हम ले जाए, मैं बोलता हूँ कि ये कोई लिफ्ट है और इसके अंदर कोई स्प्रिंग बैलेंस है, इस तरह से आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया जो कि इनसाइड द लिफ्ट में है m मास का, और ये लिफ्ट जो है वो a से ऊपर जा रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग mg प्लस ma हो जाएगी, जैसा अभी नॉर्मल हुआ इतनी हो जाएगी mg प्लस ma। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम लाओगे तो mg नीचे लगेगा और t ऊपर लगेगा। अब अगर ये a से ऊपर जाएगा तो t और mg इक्वल थोड़ी होंगे, बल्कि आप लिखोगे t माइनस mg इक्वल टू ma हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू जो होगी वो mg प्लस ma है ना, तो मतलब ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीड कर रहा होगा वो ज्यादा रीड कर रहा होगा, mg प्लस ma रीड कर रहा है। तो उदाहरण में जैसे वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, वैसे स्प्रिंग बैलेंस टेंशन को मेजर करती है, उसके साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी टेंशन होगा उसी को मेजर करती है। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन इन द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, आप इंडायरेक्टली क्या निकालना होता है वैसे कि आपको टेंशन करना से एक्सटेंड करते हैं। फ्री वेइंग मशीन का कंसेप्ट आता है। स्प्रिंग में कई बार इसमें मिस्टेक होती है क्वेश्चन से, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं शेयर करूं स्प्रिंग का, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें कंसेप्चुअल एरर करते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई हैव दैट क्वेश्चन, हाँ ये जरा क्वेश्चन देखो आप। मतलब ए केस और बी केस में जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी उसमें रेशियो क्या होगा? हाँ, अनन्या सिंह, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। अमन गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। कुछ, योर आंसर इज करेक्ट। अगर इसमें अगर पहली बार में आंसर हम देना, अगर नॉलेज नहीं हो तो सर्टली हम इसमें गलत आंसर दें। सर ये क्वेश्चन तो शायद आपने डाउट क्लास में करवाया था। हाँ वही चीज, डाउट क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन डाउट क्लास पे सब लोग अटेंड नहीं करते ना, तो फिर सब लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे, है ना। सही बताया आपने, डाउट क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, सही बात है। तो जिन्होंने भी डाउट क्लास 10 की थी वो कर लिए हैं सबने। शुभम सही है, नीले सही है, संस्कृति सही है ना, कुछ सही है, ये सही है ना। देखो कुछ नहीं है इसमें, एक्चुअली दोनों में रीडिंग सेम होगी, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सुनने में, लेकिन दोनों केस में रीडिंग जो होगी वो सेम है ना। रीडिंग क्यों सेम होगी आप थोड़ा ध्यान दो, क्या होगा
हम टेंशन तो निकालेंगे। जैसे आप टेंशन निकालोगे तो यहाँ पे 20 लगेगा, 200 न्यूटन लगेगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा। अगर ये रेस्ट पे तो टी की वैल्यू 200 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। मतलब फर्स्ट केस में जो रीडिंग होगी इसकी वो 200 न्यूटन होगी। अब हम इस केस में ले लें तो 2 वे टाइम करने से क्या होता है, एट ए टाइम हम सिस्टम तो एक ही को लेंगे ना, तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। यहाँ पे 200 लग गया और ये आपका टी लग गया। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो इससे हमें क्या मतलब, इसी की बात करेंगे ना, डायरेक्टली उसको पे थोड़ी चले जाएंगे। तो इसमें भी अगर ये रेस्ट पे है तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 100 न्यूटन। और ये सारी चीजें अगर मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन सेम ही रहेगी। यहाँ भी निकाल लेंगे, जैसे ऊपर टी लग रहा होगा, इसका वेट 200 है, तो इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू 200 ही आ जाएगी ना। मतलब पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, चाहे आप इसको सिस्टम लो चाहे इसको सिस्टम लो, टेंशन की वैल्यू अभी भी 200 न्यूटन। मीन्स जो टीबी होगा वो भी 200 न्यूटन होगा। तो दोनों रेटिंग सेम है ना, टी एंड टीबी का जो रेशियो होगा वो 1 है ना, टी एंड टीबी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्या आपके 1। भाई ये नहीं तो इसमें कई बार हम सोचते हैं ना कि 2 वेट लगा हुआ है तो 2:1 है ना, ऐसा नहीं। 2 वेट से फर्क नहीं पड़ता, आपको तो टेंशन निकालना है। तो टेंशन तो दोनों केस में 200 ही आता है, तो दोनों केस में स्प्रिंग की रीडिंग क्या होगी, सेम। तो इस तरह से ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना कि रीडिंग का जो रेशियो होगा वो 1:1 ही है ना, सही बता रहा है। तो ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। कई बार आपके ग्रुप में भी जो डिस्कस होता है ना, अगर कहीं पे भी कंसेप्चुअल एरर होगा तो मैं इंटरवीन करूंगा, है ना, कोई जैसे गलत बता रहा है या गलत कंसेप्ट पे जा रहा है, आई विल डेफिनेटली इंटरवीन। नहीं जा रहा है तो फिर आप करते हो आपस में डिस्कशन। तो कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से भी आंसर आ जाता है, लेकिन वो कंसेप्चुअली चीजें रॉन्ग होती है। कंसेप्ट तो कभी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। या कर सकते हैं। Sir, your screen is blurry. अभी ठीक हो जाएगा स्क्रीन, Sir, it's clear. अभी कर लेते हैं, Yes, sir. अभी शेयर करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ तो आपको आ जाएगा। ये हमने कर लिया एक, है ना। अब मैं आ जाता हूँ जो क्वेश्चन है ना, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आप करोगे अभी, है ना। हाँ, आप ऐसा करो, ये 2 क्वेश्चन कर लो सॉल्व, या स्टार्टिंग से ही देता हूँ मैं आपको, शुरू से ही। ये अच्छा क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। So the question is not clear. अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत पहले मैंने फोटो खींचा था ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब तो मेरे पास ऐप आ गया है, उससे बहुत क्लियर फोटो। To understand the question. कोई नहीं, दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ। आई विल गिव डिफरेंट क्वेश्चंस। तो वो वाला क्वेश्चन देख रहा था सर, इतना कि सॉल्व हो सकता था। सर वो वेयर के आगे नहीं दिख रहा था, वेयर ए मैं रीड कर देता हूँ, मैं रीड कर देता हूँ। आई विल रीड इट, है ना। वो अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करो आप, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी रीड कर दूंगा इसे। आ गया ये, इसमें ऐसे दिया बलून विथ मास m descending down with acceleration a, how much mass should be removed from it so that it starts moving with an acceleration a। सर ये बीच में सर ये है, उसमें क्या है ब्रैकेट्स में, वेयर ए इज ब्रैकेट में जी है। लेस देन जी लिखा हुआ है। अच्छा, लेस देन लिखा है, ओके सर। लेस देन जी लिखा हुआ मतलब फ्री फॉल स्टेट में नहीं है। a is less than g, how much mass should be removed from it
so that it starts moving with an acceleration a. पहले नीचे जा रहा था, कितना मास लगा देंगे तो ऊपर जाने लगेगा, with same acceleration where a is less than g. The free fall statement is तो मेरे पास एक ऐप आ गया है, वी फ्लैट नाम का एक ऐप आता है, आपको पता ही होगा वैसे, बड़ा क्लियर पिक्चर खींचता है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना वो ब्लडनेस तक नहीं आएगी उसमें। अच्छा, इसका आंसर बेटा मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं खुद भी सॉल्व करके चेक करूंगा, है ना? कुछ लोग थर्ड आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग फोर्थ बता रहे हैं, है ना? मुझे चेक करना पड़ेगा थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा सही। सबका आंसर अब एक ही आ रहा है यार, 2m बाई जी प्लस ए। कुछ लोगों का जी माइनस ए आ रहा है, अच्छा जी प्लस ए वाला आंसर सही है, मतलब जो मैं अगर मेजॉरिटी के आंसर पे जाऊं तो थर्ड ऑप्शन सही बता रहे हैं। लेट मी चेक, थर्ड आंसर देखते हैं, ये थर्ड आंसर है उसको चेक करते हैं जरा सा, है ना? तो थर्ड ऑप्शन चेक करता हूँ, थर्ड ऑप्शन जो आप आंसर बता रहे हो सही है नहीं है। तो पहले ये बोल रहा था कि कोई बलून जो है पहले नीचे जा रहा है विद एक्सटेंशन ए। एक्चुअली जब बलून होता है तो फ्री फॉल स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसने बोला है ए इज लेस देन जी, मतलब वेट के अलावा कोई अपवर्ड फोर्स एफ नहीं लग रहा है, हाँ, कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, जैसे कि आपका एफ लगेगा, हाँ, वही एयर ड्रैग की वजह से एक अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, एफ भी लगेगा। तो आपको पता है कि इस केस में क्या हो जाएगा कि इसने ऐसे कर दिया इस तरह से, राइट, कि भाई अब इसके ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे हम। फर्स्ट केस में इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg माइनस एफ इज इक्वल टू ma आ जाएगा, है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन आपने ये बना ली। अब इससे कुछ मास हमने बाहर फेंक दिया, सपोज आपने इससे m डैश मास बाहर फेंक दिया, तो हम देखते हैं सेम एक्सलेशन से ऊपर जाने लगा,
है ना, कि जब आपने इससे m डैश मास को बाहर फेंक दिया तो इस सेम एक्सेलेरेशन से कैसे मूव करने लगेगा, अपवर्ड, है ना, सेम एक्सेलेरेशन से अपवर्ड, मतलब अब इसका मास हो गया m माइनस m डैश मास को बाहर Yes, sir. फेंकने लगा। तो देखो F फोर्स तो सेम ऊपर लग ही रहा होगा अभी भी, बस इसका वेट ही तो कम हो गया। ये जो वेट हो गया उसकी वैल्यू हो जाएगी m माइनस m डैश इंटू। तो ऐसा करने से अब ये ऊपर की तरफ फिर से चलेंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी वो बनी थी, अब दूसरी इक्वेशन में उल्टा लिखेंगे, अब हो जाएगा f माइनस m डैश इक्वल टू हो जाएगा m माइनस m डैश इंटू, है ना भाई। सेकंड केस में इक्वेशन ये हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन वाले फोर्स को हम पहले लिखते हैं, अपोजिट को माइनस करते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू m, मास फेंकने के बाद, जब मास नहीं फेंका था तो नेट फोर्स इक्वल टू m, दोनों में f कॉमन है तो दोनों को सॉल्व कर लो और सॉल्व करके एक ही आपको m डैश वैल्यू निकाल लो। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ गई, mg माइनस f इक्वल टू ma आ गई, है ना। तो यहाँ से f और f तो कैंसिल ही हो गया आपको, है ना। तो इसको सॉल्व करके आप देखो m डैश की वैल्यू क्या है। मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है। m डैश की वैल्यू आप निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे मेरे ख्याल से कितना निकाल रहे थे बेटा, ma बाई g प्लस a, ऐसा। यस सर, यस सर। ये आंसर आ रहा है क्या ये m डैश? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर इसमें हमने नॉर्मल यूज क्यों नहीं करा? नॉर्मल बेटा, हवा में कुछ चीज लटकती है तो नॉर्मल थोड़ी लगता है। नॉर्मल तो तब लगता है जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं। ये तो एयर में है ना, एयर में नॉर्मल कहाँ से आ गया? जब दो सरफेस का कांटेक्ट होता है तब नॉर्मल हो सकता है। बलून तो एयर में मूव ओके करता है, सर। जब दो कोई चीज एयर में होती है तो उसमें नॉर्मल नहीं लगता है। बस सॉल्व करेंगे, इससे आपका सी ऑप्शन सही आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में आता है कि भाई अगर मास m था, a से नीचे जा रहा था ये, कुछ मास फेंक दिया तो ये ऊपर जाने लगा सेम एक्सेलेरेशन से, तो कितना मास हमने थ्रो आउट किया तो उससे आपके दूसरा सेंस कर सकते हैं। इसलिए इसने a लेस देन g बोला है कि मतलब वेट के अलावा कोई और भी फोर्स लग रहा है ना, कि वेट के अलावा 2ma बाई g प्लस a, अनन्य और आंसर इज करेक्ट, है ना। तो आपका आंसर आ गया। तो इससे जो आपका जो भी ऑप्शन है वो आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन ये मिक्स सोर्स के होते हैं, तो मैं एक सिंगल सोर्स बता नहीं सकता, कलेक्शन होता है ना। ये आपका ये हम कर लिया ऐसे, ठीक है। ये आपने किया, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हैं, 23, 24, 25, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ट्वेंटी थ्री का सही आंसर बता रहे हो, बहुत लोगों ने सही भेजा है ना। 23 का सही है।
मिश्मी, सात्विक, युग, अंकित, युग, उदिता, है ना, खुश, है ना, अमन, सबके आंसर सही है। संस्कृति, अक्षत, सही है आंसर आपके। सर शुभम अग्रवाल का आंसर सही है। मैं चेक करता हूँ। उत्कर्ष गुप्ता सही है। शुभम कब भेजा आपने? हाँ, पराक्रम आदित्य सही आंसर है आपका। शुभम अग्रवाल सही है आपका आंसर। ठीक है, सही बता रहे हैं। सर 25 क्वेश्चन की वैल्यू 10 लेनी है। इसमें सर 25 क्वेश्चन में 25th क्वेश्चन में, अच्छा जी की वैल्यू चेक कर लो जिससे भी आंसर मैच करता है। अगर आपका आंसर 10 से मैच कर रहा है तो 10 ले लो। अगर आपका आंसर 8 से, अच्छा, खुशी ने तीनों आंसर भेज दिए, वेरी गुड। निकाल से तीनों ही सही हैं आपके। सही उदिता सिंह आपका आंसर। सही है, सही है, चेक करता हूँ मैं से। हाँ ठीक है, युग शर्मा आपके तीनों आंसर सही है। चेक करता हूँ मैं से, है ना, तीनों क्वेश्चंस को चेक करता हूँ मैं से। मेरा 23 का जो आंसर है ना, वो आंसर है आपका 23 का आंसर जो है वो है 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन। 24 का सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 का है, कौन सा सही है 25 का? 10,800। 10,000। 10,800 न्यूटन, है ना, 10,800 न्यूटन सही है 25 का। 23rd का आंसर फोर्थ सही है, 24th का सेकंड सही है, और 25th का सेकंड सही है, 10,800 न्यूटन, है ना। तो मेगा से नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। 24th कर देता हूँ So क्योंकि can I explain the last one? कौन सा लास्ट वन? 25। सर 25 में अगर एक्सेलरेशन, सर अगर जी की वैल्यू 10 लेंगे तो ऑप्शन सी आएगा। ये फिर तो Yes, ऑप्शन sir. चले आएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी है। चलो चेक कर लेते हैं। सर अगर मैं check करता हूँ। 9.8 लेंगे तो आएगा 10,800। ओहो, कोई नहीं। तो फिर जी की वैल्यू इसमें दी होगी कि क्या लेना है। तो जी की वैल्यू अननोन नहीं होगी, बल्कि जी की वैल्यू इसमें दी होगी, क्योंकि 23 एंड 25 दोनों में आपको mg प्लस एम तो लेना है। आपको क्या लेना है बेसिकली? आपका mg प्लस एम, और कुछ तो है नहीं कर सकते इसमें। अगर एक्सप्रेशन अपवर्ड हो रहा है तो टेंशन क्या, उसकी वैल्यू mg प्लस एम हो जाए, है ना, कि mg प्लस क्या हो जाएगा बेसिकली आपकी। सर आपने संस्कृति स्क्रीन से शेयरिंग ऑफ नहीं कर। अभी कर दूंगी, है ना। तो mg प्लस एम लेना है ना। तो 23 एंड 25 दोनों में mg प्लस एम लेना है। वही चीज है कि इन्होंने सही बोला है कि अगर तो आप g की वैल्यू इस केस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो आपकी 10,800 है।
टेंशन की वैल्यू, और अगर जी की वैल्यू आप 10 ले लोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में 11,000 11,000 है ना। तो इसमें जी की वैल्यू दी नहीं जानी चाहिए, है ना। अगर दो ऑप्शन सेम आ गए हैं तो फिर जी की वैल्यू दे जानी चाहिए, है ना। तो जी की वैल्यू दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैच करेंगे। 23 में भी ऐसे ही था, जिसकी वेइंग मशीन की रीडिंग mg प्लस एन होती Yes. है ना। और सेकंड 20 जो फोर्थ है आपने सॉल्व कर लिया। 24th में फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे, है ना, कि फ्रिक्शन को हम क्या कर देंगे, इसलिए आपका माइनस, सही बोल, है ना, कि तो 5 आ जाएगा आपका सर फ्रिक्शन को माइनस। 24 बता सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन? 24 24 में बताया था। 24 मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इसमें डाटा क्या क्या थे। मैं बताता हूँ 24 का। हाँ, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 पे 100 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं, 10 केजी मास है ना। ये सिचुएशन है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसका। मैं just ये आपका सिचुएशन है, और अगर हमें इसमें म्यू की एक ही वैल्यू दी हुई है ना, मतलब स्टैटिक और काइनेटिक दोनों सेम ही ले लेंगे हम इसमें, है ना। अगर एक ही वैल्यू दी होती है तो काइनेटिक और स्टैटिक सेम होती है। तो देखो, जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू है, तो म्यू एस 0.5 है इंटू नॉर्मल। आपको तो इसका वेट 100 है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, मतलब नॉर्मल वेट को बैलेंस करना होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन Excuse me, sir. है ना। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, इसलिए आपका 50 न्यूटन। तो पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहिए। मैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि 100 न्यूटन लगाने के बाद ये मूव करेगा नहीं करेगा आपको पता नहीं है ना, वो तो लिमिटिंग निकाल के ही पता चलेगा। अब आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 है, अप्लाइड फोर्स 100, तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक केस हो गया जिसमें कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा मतलब स्लिप करने लगेगा विद सम एक्सेशन, और जब ये स्लिप करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिट काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन के की जो बराबर वैल्यू होती है वो आपकी म्यू के इंटू एन। तो चूंकि म्यू की एक ही वैल्यू दी हुई है इसलिए म्यू एस एंड म्यू के हम सेम ले लेंगे, अदरवाइज डिफरेंट। ये आपका हो गया 0.5 इंटू 100। काइनेटिक फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन। तो अब सिचुएशन आ गई कि ये मूव करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग जाएगी, 50। तो हम इसमें लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू एम। तो इसमें जो नेट फोर्स होगा, है ना, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 100 माइनस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस एफ टी की जगह इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड। सर ये जो म्यू के या सर ये जो म्यू के या फिर की म्यू एल होता है सर, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा आ सकती है? हाँ, नहीं आ सकती, हमेशा 1 से कम होती है। कोएफिशिएंट ऑफ सर ऐसा फ्रिक्शन की क्यों? वैल्यू 1 से हमसे कम होती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं ये, है ना। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, कम। तो हम मतलब म्यू की वैल्यू 1 होने का मतलब वो चीज फिजिकली कनेक्टेड है उससे, वो मूव ही नहीं कर रही। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन में ये इंश्योर करना होता है कि ये मूव करेगा या नहीं करेगा। चलो, बस एक लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, उसके बाद आज जल्दी छुट्टी कर देंगे आपकी। कल TWT है ना, आप पढ़ोगे भी थोड़ा सा, है ना। तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन गो फॉर दिस 2 क्वेश्चंस। सर दोनों करने हैं? नो नो 55 56
55 एंड 56 दोनों का आंसर करो, भेजो 56 और नेक्स्ट क्लास सर में हम ये पढ़ेंगे सर 55th क्वेश्चन में 0.4 और 0.5 काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स म्यू के एंड म्यू एस। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम अभी हमने वर्ड यूज नहीं किया, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मोमेंटम और दोनों को साथ पढ़ने से ना मिक्स हो जाती है सारी चीजें। सर इसलिए जो मैं फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, सही होगा। अमन गुप्ता सही आंसर है। बेटा एकदम केयरफुली करो। हाँ मिस सही आंसर है आपका। क्लास मिस मत किया करो बेटा, आपको कोई भी यहाँ क्लास आपने कोई मिस की ना कंसेप्ट एकदम वीक हो जाएंगे। फिजिक्स में मत मिस किया करो कोई भी क्लास, सब क्लास करनी है। फिर वो लगेगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही। शुभम सही आंसर है आपका। युग शर्मा सही है, खुशी सही है, सात्विक गुप्ता जो आपने भेजा है वो सही है, अंकित वर्मा सही है, कुछ सही है आपका आंसर, आप जो भेजा आपने। मिसमी सही था, ही आपका उत्कर्ष सही है। कुछ सही है। सही है, खुशी सही आंसर है आपका, सही भेज रहे हो। सेकंड 56 का शुभम सही है, सही है, संस्कृति सही है। सही आंसर है। मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। सही भेज रहे हो। उत्कर्ष कुमार सही आंसर है आपका। मैंग सही है ना। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोनों क्वेश्चन को, तो मेन फ्रिक्शन में अलर्ट रहना थोड़ा सा। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में मिस्टेक्स बहुत होते हैं। इसने एक 2.5 न्यूटन फोर्स लगाया तो पूछ रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, तो स्टूडेंट गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा यहाँ, वो गलत चीज है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं लगेगा आपको पता नहीं होता है ना। पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इनटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे 0.5 और नॉर्मल यहाँ पे 20। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ सकती है आपकी यहाँ पे 20 है ना। तो यहाँ से आपका ये जो आ गया
ये 10 न्यूटन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लग गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो चेक करने की नेचर है क्या लग रहा है। और देखो अप्लाइड फोर्स तो सिर्फ 2.5 न्यूटन है, मतलब अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिट, मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगी, बॉडी मूव करेगी नहीं। तो अगर बॉडी नहीं मूव करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप जानते हैं अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके थोड़ी इक्वल होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक के थोड़ी इक्वल है। स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स। हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है? 2.5। तो इस केस में जो आंसर होगा वो 2.5 है ना। अगर ये मूव कर रहा होता तो काइनेटिक लगता, और जस्ट मूव करने वाला होता तो लिमिटिंग लगता। लेकिन चूंकि रेस्ट पे है इसलिए स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक ये नहीं होता है, बल्कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के 2.5। सेकंड केस में क्लियर है, जो ऊपर जा रहा है तो mg प्लस ma होगा, a की वैल्यू g/5 है, मतलब 6 mg/5 हो जाएगा। और मास आपको कितना दिया हुआ है? मास कितना था इस केस में? 60 आपका, तो 60 × 10 आपका आ गया है ना। तो यहाँ से 5 आ गया है ना, तो यहाँ से आपका आ गया 720 न्यूटन आ गया। इससे कितना आ गया? 720। सर डायरेक्ट g/5 को 2 ले लेते तो तब भी सेम ही आएगा। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो फेस में एक तरीका होता है कि लास्ट में जाके वैल्यू चलते हैं, पहले हम इसको से टर्म्स में करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज थोड़ा जल्दी लीव कर रहे हैं, बस आप लोग टेस्ट में सब सब्जेक्ट पे रिवाइज करें। Have a nice day, sir. Have a Bye nice bye. day, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day, sir. Bye.